हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 3, ठीक है। और सब्जेक्ट है चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा की चुनौतियाँ एवं मुद्दे, ठीक है। इस पर ऑलरेडी 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं और साथ में आपका जो बीएड 4th सेमेस्टर में है आपका फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ आ रही हैं। तो धीरे धीरे सारी वीडियोज़ चैनल पर आपके आ जाएंगी, ठीक है। और कोशिश ये की गई है कि कम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऐसा कंटेंट कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यूज़ के साथ बताया जाए जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ में आप उससे जुड़े हुए किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी तरह से एमसीक्यूज़ बना के आपको दे दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके 2020 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी लिंक मैं दे रही हूँ, उसको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले की वीडियोज़ में हमने निपुण की बात की, आपकी हर्टाग कमेटी की बात की, सेडल कमीशन की बात की, आपकी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात ऑलरेडी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं, ठीक है। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टोटल आज हम 10 MCQs डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे ही पार्ट 4 में 10 MCQs डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आज का आपका 10 MCQs उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि आपका सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, आपका ICDS है, आपके इम्पॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं साथ में आपको इससे रिलेटेड मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं वो भी आपको बताऊँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो शुरू करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको बीएड में काम आने वाला है, ये आपको आप टीचिंग फील्ड से अब जुड़ चुके हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेसिक सी जानकारी एज अ टीचर आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी कुछ बैकग्राउंड नॉइस है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है, उसको प्लीज़ आप अवॉइड करिएगा। वीडियो शेड्यूल को शुरू करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगेन मैं बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेके नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हेन वाज द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना स्टार्टेड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं अभी बताऊँगी कि ये आपके सर्व शिक्षा अभियान में भी किस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2004, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने कुछ नोट डाउन किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो स्कीम है ये आपकी जुलाई 2004 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा या बेसिक सी जानकारी आपको होगी कि जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है वो 2001 में लॉन्च हुआ, ठीक है। तो 2001 में आपका सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ, 2004 में आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की। तो इस योजना की शुरुआत करने के बाद इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला क्या है कि ये एक रेजिडेंशियल योजना है, ठीक है, वहाँ पे रह के पढ़ाई करनी होगी। दूसरा, आपको जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड जैसे देखिए बालिका, ठीक है, तो ये गर्ल्स के लिए ही है। तो पहला रेजिडेंशियल हो गया, भाई वहाँ पे गर्ल्स को रह के पढ़ना होगा। दूसरा गर्ल्स के लिए है। तीसरा आपका इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन तक शामिल है, मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी तक की शिक्षा इसमें शामिल है, ठीक है। और ये किसके लिए है ये योजना? इस योजना सभी के लिए तो नहीं हो सकती है, ये किसके लिए है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस और साथ में माइनॉरिटी कम्युनिटी और साथ में ऐसी फैमिलीज़ जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, ठीक है, वो आपकी इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। आप सर्च भी करेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जब गूगल पे तो आपको दिखाएगा कि हर स्टेट में इस तरह की मतलब विद्यालय मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की योजना की शुरुआत जो वीकर सेक्शन से जो गर्ल चाइल्ड बिलोंग करती हैं, ठीक है, उनके लिए ये एक योजना बनाई गई है जो अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसको लाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। When was the सर्व शिक्षा अभियान stated, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बताइए आप लोग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपका SSA भी बोलते हैं, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं खुद भी नोट्स बना के पढ़ती हूँ, आप लोग को पढ़ाने के लिए भी नोट्स बनाती हूँ, और हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग को भी इस तरह के नोट्स बनाते रहने चाहिए, ठीक है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है वो बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में योगदान देता है। मतलब कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है जो वो पूरी तरह से यूनिवर्सलाइज होना चाहिए, उसमें हर पूरे भारत में जितने भी बच्चे हैं सबको उसमें कवरेज यहाँ पे मिली गई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती है 6 से 14 वर्ष की, और यहाँ का नारा है कि सबके लिए शिक्षा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का नारा है कि सबके लिए शिक्षा, और इसमें 2-3 पॉइंट्स है वो आप लिख लीजिए, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अडॉप्टेड विच काइंड ऑफ पॉलिसी, ठीक है। तो ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी, ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पे चीज़ है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो कौन से मॉडल पे काम करता है, तो पूछा जाता है मल्टी ऑप्शन मॉडल। ये हो सकता है बीएड में आपको ना मिले, बट कहीं ना कहीं आपको आगे ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, ये भी आपका सर्व शिक्षा अभियान का ही एक अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बातें बताई। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात छूट रही है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 3 बातों पे बहुत ज़्यादा बल देता है: यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके 3 एस्पेक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपका आ गया यूनिवर्सल एक्सेस, ठीक है। उसके बाद आ गया यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन, और एक और चौथा भी वो छूट रहा है, वो आपका आ जाएगा यूनिवर्सल अटेनमेंट, ठीक है, कि कितना अचीव हुआ है, ठीक है। इस पर मैंने डिटेल में आपके पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बात की है, ठीक है। वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वाज द मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी मुश्किल होता है, तो लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इसका आपका सही आंसर है आपका 15 अगस्त 1995, ठीक है। ये आपका है, इस दिन 1995 में 15 अगस्त को मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु स्टार्टेड द सर्व शिक्षा अभियान। तो मैंने भी बात की, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया 2001 में, जिसमें मेन एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इसको शुरू किया था उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसमें कौन सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय घटक है, ठीक है, नेशनल कंपोनेंट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। तो यहाँ पे मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर है आपका डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। आप टेलीग्राम में जाएंगे फाइल सेक्शन में, तो DEP डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम -SSA के नाम से एक फ़ाइल मिलेगी, उसको खोलिएगा, उसको पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत डिटेल में उसमें दिया हुआ, मैं आपको बहुत थोड़े में बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें इसका जो मेन रोल है वो इग्नू प्ले करती है, ठीक है। और सर्व शिक्षा अभियान से इसको जोड़ने का क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसमें क्या है कि भाई हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करनी है, सबको शिक्षा देना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई सबको शिक्षा देना, वो भी कैसी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जिससे बच्चों का रिटेंशन बढ़े, और जो भी हम ऑब्जेक्टिव हमने सोचा है वो हमारा मतलब हम उसको अचीव करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें टीचर्स बहुत अच्छे चाहिए। तो बेसिकली जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम की बात की गई, टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। अब ट्रेनिंग देने के लिए अब टीचर्स स्कूल छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, तो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। वो कहता है कि भाई टीचर्स जहाँ है वहीं पढ़ाएंगे, और हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम उन टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्रक्स है, मैंने बहुत आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है।
ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत दूर से गाने बजने की आवाज़ें आ रही हैं, मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकती और कोशिश करती हूँ और ज़्यादा लाउड बोलने की ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, क्योंकि वीडियो के बीच में फिर पॉज करना और रोकना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और है, उसको कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, ICDS, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा है और अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है, फुल फॉर्म के साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे आप करिएगा ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद S फॉर स्कीम अलग से आएगा। ठीक है, तो पूरा हो गया ICDS स्कीम। तो ICDS का फुल फॉर्म आ गया इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कीम नहीं होगा यहाँ पे, स्कीम गलत है, यहाँ पे सर्विसेज होगा। ठीक है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज स्कीम है, ये कब लाया गया, लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 1975। अब 2 अक्टूबर कैसे याद कर सकते हैं, गांधी जी का ठीक है बर्थ एनिवर्सरी है, तो ठीक है 2 अक्टूबर 1975 को। और इस स्कीम का जो एम है, टारगेटेड एट चिल्ड्रेन अप टू 6 ईयर, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को टारगेट किया गया है। साथ में जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन है, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। और ये बोला गया है कि भाई हम एक अच्छा हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें मेन जो एरियाज़ की बात की गई है, तो सबसे ज़्यादा मेन इसका फोकल पॉइंट है आपको भाई जो विलेजेस हैं और साथ में जो अर्बन के स्लम्स हैं, ठीक है, वो आपकी इस स्कीम में आए हैं। तो इस स्कीम का कुछ ऑब्जेक्टिव है कि भाई 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को अच्छा हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन और शिक्षा, ये बात इसमें की गई है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है, कि बच्चों की मृत्यु दर कम हो। ठीक है, और रिडक्शन इन स्कूल ड्रॉप आउट, ठीक है, बच्चे स्कूल ना छोड़ें। ठीक है, और फाउंडेशन ऑफ प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये कुछ बातें ICDS से रिलेटेड है। क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर पता भी होगा कि वो निजी स्कूलों की कितनी प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, मैंने इस पर कुछ लिखा भी है। तो पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं कि भाई पूछा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो फंडामेंटल राइट बनाया गया और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को आता होगा, मैंने आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया है इसको। ठीक है, सही आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर है B 86। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डेट, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है 2002। ठीक है, तो जो 86वां है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो आया, उसमें जो शिक्षा का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट बनाया गया। फंडामेंटल राइट बनाया गया तो जाहिर सी बात है कि जो पहले फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में है, उसमें कहीं ना कहीं कोई नया आर्टिकल डाला गया होगा, तो कई बार वो आर्टिकल पे पूछता है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 21A बोलता है कि भाई जो स्टेट है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा। ठीक है, तो इस 8 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A किस संविधान के संशोधन में ऐड किया गया, 86, और 86 संविधान संशोधन का जो ईयर है वो है 2002। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ICT का फुल फॉर्म क्या है, ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है, आपको पता होगा ऑब्वियसली, आप लोग पता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये ICT का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अभी तो यहाँ पे इजी फ्रेम किया गया है, कई बार ऐसे फ्रेम कर देते हैं आप, इजी क्वेश्चंस में आप गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये इस यूनिट 3 का ये लास्ट 10 मतलब आज के पार्ट 3 का लास्ट 10 क्वेश्चन है। आगे पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। मेरा मन था कि दोनों ही एक साथ रिकॉर्ड किया जाए, बट बैकग्राउंड में नॉइस बहुत आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आप आंसर मत देखिए, ठीक है। आंसर अगर कभी दिख भी जाता है तो आपको उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं 52, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि आप लोग पहले जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एजुकेशन जो शिक्षा जो सब्जेक्ट है वो पहले स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। उसके बाद उसको बाद में कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। तो 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। जिनको पॉलिटी नहीं आती उनके लिए बहुत आसान भाषा में बता रही हूँ। यूनियन लिस्ट में वो सारी चीज़ें होती हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार या किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग का अधिकार वो सिर्फ सेंटर के पास होता है, ठीक है। और स्टेट लिस्ट वो होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टेट के पास अधिकार है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें कुछ अधिकार सरकार सेंटर के पास है, कुछ अधिकार स्टेट के पास है, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट में जो एजुकेशन है पहले वो स्टेट लिस्ट में था, और आपका यहाँ पे लिखा गया है ना कि कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट टोटल है। तो कंकरेंट लिस्ट में टोटल 52 सब्जेक्ट है, एजुकेशन भी उसमें एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट में कब शामिल किया गया? पहले तो स्टेट लिस्ट में था, तो कंकरेंट में शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है कि कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, 52, और एजुकेशन उसमें है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में शिक्षा को स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया, ठीक है। इसका एग्जांपल है जैसे आपका CBSE बोर्ड होता है तो एक सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है, और बाकी दूसरा UP बोर्ड, ये सब स्टेट बोर्ड है। तो इस पर क्या होता है कि आपकी भाई सरकारें जो सेंटर है वो भी लॉ बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है। इसे UP बोर्ड स्टेट का बोर्ड है, तो UP बोर्ड से रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग है वो UP गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, वीडियो को लास्ट रखते हैं इसको, बाकी अपकमिंग वीडियो जो होगा वो होगा पार्ट 4, ठीक है। इतने बैकग्राउंड नॉइज़ के बाद भी आप लोगों ने वीडियो देखा तो प्लीज़, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट लिख के ज़रूर बताइए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।